और भारत को 2 खंड राज्यों में डिवाइड किया गया है। 2 खंड राज्य मतलब कि ये बहुत बड़े मतलब स्टेट के 2 टुकड़े हैं। कौन कौन से टुकड़े? भारत कॉलोनी और पाकिस्तान कॉलोनी। आप जैसे राजस्थान के अंदर रह रहे हो, इसको भी हम राजस्थान कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, हरियाणा कॉलोनी, आज भी उन दस्तावेजों में ये अंकित है, उसमें लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो 578 प्रकार की उन रियासतों को ख़त्म करके, उस वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करके, इन लोगों ने इस व्यवस्था को नव साम्राज्यवाद के रूप में इन लोगों ने क्या किया? आपको जब आज़ादी दी गई, केवल और केवल पूरा जो सिस्टम भारत के अंदर लगभग 578 रियासतें हुआ करती थी जो भारत को चलाया करती थी। आपने सुना होगा कि एक राजा ने उस राजा पर हमला करके वहाँ उसके राज्य को अपने हाथों में ले लिया। ऐसे हुआ करता था ना जी। यानी कि प्रत्येक राजा का अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन शासन था, सिस्टम अलग था या नहीं था जी? तो उस सारे सिस्टम को इन लोगों ने ध्वस्त करके बड़े फूट डालो राज करो की नीति से तोड़कर इन्होंने केवल और केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इन राज्यों में जो 578 रियासतों को तोड़कर केवल 2-3 लोगों के हाथों में दे दी। 578 को नियंत्रण करना आसान है या 1-2 व्यक्तियों को नियंत्रण करना आसान है? 1-2 व्यक्तियों को आसान है नियंत्रण करना। 1-2 को आसान है जी। जब उन लोगों ने, हम नव साम्राज्यवाद का अर्थ यहाँ समझिएगा, ये वर्ड आपको लग रहा होगा, इसका अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। नव का मतलब है नया, नया साम्राज्यवाद, नए समय, मतलब एक नया तरीका उन लोगों ने बनाया आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए, कि लंबे समय तक आप लोगों को और कंट्रोल करने के लिए। तो उन लोगों ने क्या बनाया? वो 1940 के आसपास और उससे पहले एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सुना जी आपने? और एक हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली ये जो सेकंड और फर्स्ट ये वर्ल्ड वॉर हुए थे, ये वर्ल्ड वॉर हुए थे जिन बात में कर रहा था अंग्रेजों की, यहाँ से जो उन्होंने यहाँ से धन संपत्ति लूटी थी, उस संपत्ति को लूटकर जो ये यूरोप के जो देश थे वो देश आपस में ही लड़ने लग गए। क्योंकि उन लोगों के पास इतना अपार धन आ गया, उस समय इतना धन आ गया उन लोगों के पास कि आपस में ही वो यूरोप के जो एक दूसरे से वो देश लड़ने लग गए। जब वो लड़ने लगे, लड़ने के बाद वो पूरी तरीके से जब वो बर्बाद हो गए, तो नव सृजन के लिए, नव सृजन का अर्थ यहाँ है वो नए तरीके से अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, अपने आप को फिर से धनवान बनाने के लिए, अपने आप को फिर से स्थापित करने के लिए, फिर से वो समाज जो मतलब पूरा का पूरा तंत्र और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए वो फिर से एक नीतियाँ बनाते हैं। और उस समय कुछ संगठनों का जन्म होता है, जैसे कि कॉमनवेल्थ संगठन एक संगठन था। उसी समय एक और संगठन का नाम आता है जो तैयार किया जाता है फिर से दुनिया को लूटने के लिए, गेट करार, ये एग्रीमेंट था। और उसी समय वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जिसे हम बोलते हैं, इनका उस समय पर जन्म होता है। वो जन्म एक्चुअली क्यों किया जाता है? वो आप लोगों को लंबे कालखंड के लिए आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए, और वो जो यूरोप के जो देश थे उनको फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए इन एग्रीमेंटों का और इन बैंकों का निर्माण किया जाता है। और उसी समय एक और संगठन का निर्माण होता है, सोवियत संघ। इनमें से पहला हम समझते हैं जो कॉमनवेल्थ संगठन था, वो कॉमनवेल्थ वो संगठन था जितने अंग्रेजों ने जो देश गुलाम बना रखे थे, गुलाम बनाए हुए देशों को जब उन्होंने आज़ाद किया था, तथा कथित जो आज़ादी भारत के अंदर है, वो जब आज़ादी उन्होंने दी, उस आज़ादी को देने के बाद चाहे न्यायिक तंत्र हो, चाहे पुलिस का तंत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का तंत्र हो, और चाहे आपका ये सैनिक
जितने भी तंत्र चले हुए, इन सब का, राजनीतिक तंत्र हो, लोकतंत्र हो, ये सारे के सारे, वो सारे के सारे तंत्र ज्यों का त्यों ही चल रहे हैं। सिर्फ फर्क इसमें यह है, जो उस खेल का खिलाड़ी वही है, इसमें पिच और प्यादे बदले हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आज का जिसको आप लोकतंत्र कहते हो, केवल ये लोकतंत्र एक ढकोसला है। आज भी प्रधानमंत्री को चुनने की पावर किसी और के हाथ में है, राष्ट्रपति को चुनने की पावर किसी और के हाथ में है। जब हम लोग ये कहा करते थे कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, इसका राष्ट्रपति बनाने का अभिप्राय केवल यही है कि जब छत्तीसगढ़ में आज जिस हसदेव जंगल को काटा जा रहा है, उस हसदेव जंगल को जब वो लोग, आदिवासी लोग वहाँ काटने नहीं दिया करते थे, तो उन लोगों को वो लोग क्या करते थे, नक्सली या अन्य प्रकार से आतंकवादी घोषित कर देते थे। फिर भी वो लोग जब उस चाल में कामयाब नहीं हुए, तो उसी समाज से उन्होंने एक लेडी को उठाया, और जब उस लेडीज उस नारी को जब वो सत्ता में लेकर आए, तो उस नारी ने वो कानून तुरंत लागू कर दिए, और उसी का परिणाम है ये द्रौपदी मुर्मू। और ये द्रौपदी मुर्मू का परिणाम वही है जो आज हसदेव जंगल काटा जा रहा है। भारत के अंदर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है, यदि आप जंगलों से एक भी लकड़ी काटोगे तो आपको जेल हो जाएगी। यदि एक गरीब व्यक्ति, एक किसान, यदि उसी जंगल से यदि कोई लकड़ी काटता है तो उसको जेल कर दी जाती है। और आज हमारी सरकार लाखों करोड़ों पेड़ों को एक साल में काट देती है, कई हजार हेक्टेयर जंगलों को तबाह कर दिया जाता है, वो भी किसको, विदेशी कंपनियों को। क्या आपको पता है जो कंपनी सिगरेट बनाने वाली कंपनी होती है, 1 करोड़ से ज़्यादा एक साल में पेड़ काट देती है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है, एक तरफ ये हजारों करोड़ों लाखों पेड़ों को काट रहे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो मैं जब बात कर रहा था वर्ल्ड बैंक, कॉमनवेल्थ संगठनों की, वो कॉमनवेल्थ संगठन में वो सारे देश आते हैं जिन देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था और आज़ाद किया। आज़ाद करने के बाद 1946 तक की हम जब बात कर रहे हैं, 1947 में जब भारत से अंग्रेज यहाँ से आज़ाद करके गए, आज जो मैं बात बता रहा हूँ इसको विस्तार में आप आज से तीसरे दिन जब आप बैंकिंग सिस्टम को समझोगे तब डिटेल में समझोगे। उसका एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अंग्रेज भारत से गए, तो भारत से जब वो गए 1,36,000 टन चांदी को लेकर चले गए। कौन सी चांदी को लेकर गए? जो RBI में रिजर्व थी। किसके बदले रिजर्व थी? इस नोट के बदले रिजर्व थी। इस नोट पे लिखा रहता है ना कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। लिखा होता है जी या नहीं होता है? हाँ, लिखा होता है। लिखा होता है ना। इसका अर्थ यही होता है कि ये 1 रुपये के बराबर कितना गोल्ड आपका रख रखा है सरकार ने। आज से तीसरे दिन आपको जानने को मिलेगा। इतना ही समझिए, इन नोटों के बदले, इस करेंसी को छापने के बदले कुछ आपकी जो असली धन था वो रखा जाता है, जिसको सोना चांदी कहते हैं। वो जो सोना चांदी रखी थी, उस सोना चांदी को जब वो गए यहाँ से, जो रिजर्व था जितना भी उसमें रिजर्व बैंक में, वो सारा का सारा लेकर रह गए। आप लोगों के पास केवल क्या रह गया? कागज के नोट, कागज के टुकड़े। 1 रुपये में छपा होता है ना वो ठेंगा। सिर्फ आप लोगों के पास ये बच गया। ये मात्र कागज हैं। ये किस प्रकार से, जो मैं वर्ल्ड बैंक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इंटरनेशनल सेटलमेंट की जो मैं बात बता रहा हूँ, इनका निर्माण क्यों किया गया, इनके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, ये आज से आप तीसरे दिन विस्तार से जानोगे। 1947 में हमको तथाकथित आज़ादी मिल गई। आपको समझ आ रहा जी? क्या चर्चा बोर तो नहीं हो रही जी सुनने में? नहीं आई अभी। तो अंग्रेजों ने जो
देश गुलाम बना रखे थे उस कॉमनवेल्थ संगठन में जितने भी लोग चल रहे हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि लोकतंत्र, राजनीतिक तंत्र और प्रशासनिक तंत्र और आपका स्वास्थ्य तंत्र, न्यायिक तंत्र आज भी उन लोगों के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने आपको बता दिया, गाड़ी वही चल रही है, हमेशा सिर्फ ड्राइवर बदलते हैं। अब यहाँ से आगे आप समझिए, 1947 से लेकर 1988 तक भारत के पास 1% भी गोल्ड नहीं था। समझ आ रही है जी आपको? भारत के पास 1947 में जब अंग्रेज भारत को आज़ाद करके गए और 1988 तक 1% भी गोल्ड नहीं था। और 1988 से लेकर और 2023 तक जो भारत के पास गोल्ड है वो मात्र और मात्र कितना है जी? 800 टन। उस 800 टन में भी मई 2014 में नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल सेटलमेंट को भेज चुका है। और 1934 के ये आप जब वो लगाओगे ना आरबीआई में, और आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे, उसमें सारा कुछ आता है। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना गोल्ड गिरवे रख रखा है, कितना भेज दिया देश से बाहर। आज भारत के अंदर ये लगा लो कि जितनी भारत के अंदर करेंसी चली हुई है उससे ज़्यादा गोल्ड भारत से बाहर जा चुका है। और इन करेंसियों के बदले जितना गोल्ड होना चाहिए था उससे ज़्यादा ये करेंसी चली हुई है। ये चीज़ आप समझोगे आज से तीसरे दिन। इस चीज़ को यहाँ जोड़ने का मेरा केवल उद्देश्य इतना ही था। मैं बताना ये चाह रहा था कि इन लोगों ने आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक नया सिस्टम डेवलप किया, एक नोट के माध्यम से, कि आज आप जब देखोगे आपको एक ही बात नज़र आती है कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। एक माँ का कत्ल कर देता है रुपया के लिए एक बेटा, और एक बेटा कत्ल कर देता अपना बाप का भी रुपया के लिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता? होता है। तो ये चीज़, ये रुपया इतना वास्तव में इतनी ज़रूरत की चीज़ क्यों बना दी गई? इसी चीज़ के लिए जन्म दिया गया था। और यूरोप के उन कॉमनवेल्थ जो संगठन, जितने भी वो देश थे, उनको नियंत्रित करने के लिए वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सोवियत संघ, ऐसे नए नए संगठनों का निर्माण किया गया। अब 1990 में भारत की हालत ऐसी थी कि भारत के पास इतनी भुखमरी आ गई थी कि भारत फिर सरवाइव करने लायक नहीं बचा था। आपको पता होगा ये बात। तो भारत सरकार ने फिर कर्ज लिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को जब उन्होंने कर्ज लिया, तो कर्ज लेते वक्त, आपको समझ आ रही है जी मेरी बात? कर्ज लेते वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक शर्त रखी कि आपको सेंट्रल बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तभी आपको कर्ज मिलेगा। क्योंकि वो जब कर्ज देते हैं वो डॉलर में देते हैं आपको। वो जो कर्ज देते हैं जी वो आपको किस में देते हैं? डॉलर में। तो 1990 में भारत की स्थिति ऐसी थी कि उसके पास कोई ऑप्शन और विकल्प नहीं थे उन नेताओं के पास। उन लोगों ने और उस समय एक और शर्त रखी, आप लोगों को हम कर्ज तब देंगे। एक उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ था, एक एग्रीमेंट था जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन। उसमें 2000 से ज़्यादा शर्तें हैं, जिन शर्तों का परिणाम आज आप खुद भुगत रहे हो। आज के किसान वर्ग, व्यापारी हैं जो कुछ सब भुगत रहे हैं। उन शर्तों पर आप यदि सिग्नेचर कर देते हो तो आपको कर्ज दे दिया जाएगा। तो उस समय भारत ने कर्ज लिया, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में रखा था और बैंक ऑफ इंग्लैंड में 47 टन गोल्ड को, थोड़ा नहीं होता जी 47 टन गोल्ड। उदाहरण के लिए आप समझिए, मैंने $1000 कर्ज लिया, उसमें से $500 मैंने खर्च कर दिए अपनी व्यवस्था के लिए, और $500 मैंने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड करने के लिए खर्च कर दिए,
और एक्सपोर्टिंग अर्निंग अपनी इतनी है नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या जब मैं डॉलर का कर्ज चुकाऊंगा, वो डॉलर का कर्ज का ब्याज चुकाऊंगा जो मैं, वो भी तो मुझे डॉलर में ही चुकाना पड़ेगा, और डॉलर बचे ही नहीं अपने पास। और डॉलर बचे ही नहीं, तो कर्ज आप कहाँ से चुकाओगे? इसीलिए भारत के ऊपर जो आज कर्ज है वो 205 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है जी। 205 लाख करोड़, वो रुपया गया कहाँ? अभी 2023 तक 156 लाख करोड़ का था, आज अब 2024 में देखोगे प्रत्येक दिन कर्ज बढ़ रहा है। एक महीने बाद देखना 210 लाख करोड़ तक चला जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति लगभग जो एक माँ के पेट में बच्चा है ना, वो भी 1 लाख, जो जन्म भी ना लिया जिसने, 1,70,000 रुपये का कर्जदार है हर आदमी, इतना हर व्यक्ति। क्या ये गंभीर विषय नहीं है? बहुत गंभीर। तो इससे पहले 2019 में, और 2019 में आई थी कोरोना से पहले 2016 में भारत के पास जो कुल कर्ज था वो था जी लगभग 2014-16 के बीच 55 से 56 लाख करोड़ का। जब मोदी सरकार आई थी तब 2014 में 55 से 56 लाख करोड़ का कर्ज था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 9-10 सालों में इतना कर्ज बढ़ गया, 200 लाख प्लस चला गया, 4 गुना प्लस हो गया। 4 गुना। बताओ मुझे, ये बताओ, भारत के अंदर विकास हुआ या विनाश हुआ? विनाश हुआ। ये अर्थतंत्र है या अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं ये? अनर्थ। अब ये पैसा गया कहाँ? अभी इन लोगों ने, आप लोगों ने, अभी एक CGA की रिपोर्ट आई थी, मुझे नहीं पता किन लोगों ने पढ़ी। जो CGA की रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट क्या करती है, सरकार वो CGA की रिपोर्ट सरकार जो काम कर रही है, जो योजनाएं लेकर आ रही है, उस पे नज़र रखती है और उसको प्रकाशित करती रहती है। उस CGA की रिपोर्ट में क्या आया अभी कि एक हाईवे निकाला गया गुड़गांव से और दिल्ली के लिए। उस हाईवे का नाम है द्वारिका एक्सप्रेस, और उस हाईवे में जो बजट पास होता है पर किलोमीटर का, वो होता है जी, पूरा सब कुछ समझने के बाद कि इसमें कितना खर्चा आएगा, क्या कुछ होगा, वो होता है जी 18 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से। और जो फंडिंग की जाती है वो की जाती है 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से। अब वो जो बीच का पैसा था, वो बीच का पैसा कहाँ गया 18 करोड़ के अलावा? ये मैं नहीं कह रहा, ना मैं हवा में कह रहा। आप अभी डाउनलोड कीजिए उस रिपोर्ट को और उसमें देखिए। और मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्कैम और देखिए आप लोग, 2014 में जब नरेंद्र मोदी आया था, वो एक योजना लेकर आया था, नमामि गंगे। किसके लिए लेकर आया था जी वो? गंगा को साफ करने के लिए, गंगा की सफाई के लिए। जब वो गंगा की सफाई के लिए लेके आया था, उसका बजट पास होता है 5,000 करोड़। कितना जी? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ रुपए 2014 में खर्च कर दिए गंगा की सफाई के लिए। 2019 में फिर ये मसीहा फिर से आता है, और जब ये आता है तो फिर एक दोबारा नमामि गंगे योजना लेके आता है। तो क्या लेके आता है ये? उसका होता है बजट 6,000 करोड़ का पास। टोटल कितना बजट हो गया? 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ का। आप मुझे ये बताइए, गंगा की सफाई हुई? अभी तो नहीं। तो 11,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? बताओ। भ्रष्टाचार में गए हैं और क्या। नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को घर बैठे हमने मुफ्त में राशन खिलाया था, और आज से अभी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, फिर दोबारा से उन्होंने कहा हम आने वाले 5 साल और फ्री अनाज खिलाएंगे 80 करोड़ लोगों को। अच्छा ये बताइए, क्या ये बात सही है या गलत है कि 80 करोड़ लोग
भारत के अंदर बेरोजगार हैं और वो देश का नेता कहता है कि मैं उनको बैठकर अनाज खिला रहा हूँ। ये अपमान की बात है या स्वाभिमान की बात है? ये विकास की बात है या विनाश की बात है? बताइए। अपमान और विनाश। अपमान और विनाश की बात। वो 80 करोड़ लोग जिनको वो बैठकर अनाज खवा रहा है, आप मुझे ये बताइए, जो वो योजनाएं आएंगी भारत को तबाह करने के लिए, जो वो योजनाएं आ रही हैं, क्या वो 80 करोड़ लोग क्या इस मोदी सरकार के खिलाफ? एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, मैं ना किसी मोदी के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। हम एक लड़ाई लेके चले हैं, व्यवस्था परिवर्तन। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूँ। जो सिस्टम जो चला हुआ है वो सिस्टम चेंज होना चाहिए और वही सिस्टम फिर से इस्टब्लिश होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो सिस्टम पहले, आज से आज़ादी से पहले था, जो हज़ारों करोड़ों सालों से एक प्राकृतिक, एक सनातन जो संस्कृति, एक वैदिक संस्कृति के जरिए हम जीते आ रहे थे। जिस सिस्टम में बुजुर्ग कभी, मैं ये समझ लीजिए, यदि कोई बच्चा उस समय मर रहा था अकाल मृत्यु, तो ये बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था। अगर पिता से पहले पुत्र मर रहा तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय ना तो पुत्र कभी पिता से पहले मरता था, ऐसी प्रणाली थी, ऐसा खान पान था। उस सिस्टम को हम फिर से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उस सिस्टम को नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको फिर से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है और उसको व्यवहार में लाने की ज़रूरत है। वो व्यवस्था ऑटोमेटिक परमात्मा ने, ईश्वर ने बनाई हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी मोदी का, राहुल का, केजरीवाल का, ममता का, किसी का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं किसी का समर्थक हूँ। उस सिस्टम में रहकर, उस सिस्टम में है, इसलिए मुँह से उनके शब्द निकल जाते हैं। तो जब गंगा की सफाई नहीं हुई, वो 11,000 करोड़ का जो ठेका दिया गया था, वो दिया गया था जी अडानी को, डकार गया, उसका कोई हिसाब नहीं। इसके अलावा एक और योजना आती है, कौन सी योजना आती है जी? पोषण 1.0, पोषण 2.0, 2014 में।